हेलो। अगर आपने यूके का वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूके का जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है बेसिकली, जिसको आम अल्फाज में वर्क परमिट के नाम पे सारे लोग जानते हैं, और उसका अभी यूके का जो वर्क परमिट है उसका सबसे ज़्यादा काम इस टाइम पे हो रहा है। बहुत सारे लोग इसी वीज़ा पे जा रहे हैं। इसमें हेल्थ एंड केयर जो वीज़ा है उसकी एक कैटेगरी है, और उसमें फिर अदर देन जो स्किल्ड ऑक्यूपेशंस हैं उनकी कैटेगरीज हैं। ठीक है। अब उसमें 2 से 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। रूटीन में लोग अगर किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं या डायरेक्ट उनका कुछ जानने वाला है यूके में, वो उनको करके देता है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स पे उनको ये लगता है कि शायद ये वाला जो पॉइंट है इस पर वीज़ा निकलना है, या हमारा टाइम क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हमें कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं, वो भी नहीं बता रहे, और इस हवाले से काफ़ी सारी क्यूरीज आती हैं और कॉस्ट लेटर डिले हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम तक पहुंचती हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी डिटेल से बताएंगे कि किन किन स्टेप से आपको गुजरना होता है और फिर आपका वीज़ा कंप्लीशन तक क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब भी आपने किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या उसके अगेंस्ट आपके पास कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट एनी डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी एजुकेशन भी गए हैं, ठीक है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। आपका अगर कोई इंटरव्यू कॉल होता है या आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं तो उस सूरत में फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि दोनों जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली ये है कि आपके पास उसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हो। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश इसको कहते हैं, वो आपका होना चाहिए, और उसका लेवल है B1। जो B1 लेवल है बेसिकली आपका आइल्स हो, पीटी हो, यूकेवीआई आप जनरल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसका जो स्कोर है वो इक्विवेलेंट टू 4, 4.5 एंड 5 के दरमियान जब स्कोर रहता है, और रिकमेंडेड ये होता है कि 4.5 मिनिमम आपके पास हो सारों मॉड्यूल्स में, तो देन आप एलिजिबल हैं, आप मीट करते हैं B1 के क्राइटेरिया को। तो B1 बेसिकली ये लेवल है इंग्लिश का, तो ये आपने मीट करना है। तो इट मीन्स कि आपको लैंग्वेज टेस्ट इसके लिए पास करना पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि आपका लैंग्वेज टेस्ट के बगैर हो जाएगा तो वो झूठ बोलते हैं। हाँ, उसमें एक प्रोविजन है नैरिक की, यानी अगर आपके पास कोई प्रीवियस डिग्री है जिसकी आप असेसमेंट यूके की बॉडी नैरिक से करवाते हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है कि ये बंदा प्रोफिशिएंट है इन ऑल 4 कंपोनेंट्स, और इसको जो उस क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहा है और B1 के इक्विवेलेंट है, तो देन आपका वो सर्टिफिकेट जो है वो एज अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, या तो इंग्लिश का टेस्ट देना है, या अगर आप नैरिक ले सकते हैं तो देन आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। अब ये 2 चीजें मेजर हैं, अगर आप इसके पास आपके पास हैं तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। या तो आपको किसी एजेंट वो आपको लेके देता है वहां से स्पॉन्सरशिप, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, कॉस्ट लेटर कहते हैं, वो आपको किसी कंपनी से लेके देता है। दूसरा, आपका कोई भाई, रिश्तेदार, कोई फ्रेंड वहां पे मौजूद है तो वो आपके बिहाफ पे आपकी प्रोफाइल को उस कंपनी में प्रेजेंट करता है और वहां से आपको वो लेटर लेके देता है। बेसिकली आपकी एप्लीकेशन से लेके आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट तक जो सफर है ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम। सम टाइम ये 1 दिन 24 आवर डेज से लेके 3 से 4 महीने तक भी लेता है, तो ये आपका डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज आपने देखनी है कि आपका वो अप्लाई हुआ हो। काफी सारी ऐसी क्यूरीज आई हैं मेरे पास कि जी हमने डॉक्यूमेंट भेज दिए, अब हमारा कॉस्ट आना है, तो हमारा कॉस्ट नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए। जब हमने उसको फॉलो अप किया कि जी आप पूछें जरा उनसे कि क्या किया, तो वो उसका कॉस्ट अप्लाई नहीं हुआ। सिर्फ ये था कि वो तो कह रहे थे अभी इंटरव्यू स्टेज पे है। तो बेसिकली ये कंपनी का राइट है कि कंपनी आपको जब पोजीशन अवार्ड करती है तो आपका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, इंटरव्यू करना भी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है यूकेवीआई की कि आप जब भी कैंडिडेट आउटसोर्स करते हैं, किसी दूसरे कंट्री से लेते हैं, तो आपने उनका एक इंटरव्यू करना है, आपने जॉब एडवर्टाइज करनी है, देन ही आपके पास को बंदा आता है। तो बेसिकली ये आपकी वीजा एप्लीकेशन में भी काम आते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उस वक्त आपको परेशानी भी कम होती है। और जो लोग ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके जाते हैं, अगर उनका यूकेवीआई का इंटरव्यू आ भी जाए तो उसको आसानी से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं। तो बात आ गई कॉस्ट की। आपका जब सारी डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू हो गया, आपका सारी चीज़ें पूरी हो गई, तो आपका एक कॉस्ट लेटर इशू होता है उस कंपनी से, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी
जो जॉब की डिटेल हैं, आप कितनी सैलरी वहाँ पे लेंगे, ये सारी चीज़ें, कंपनी कहाँ पे है, कौन सी कंपनी है, उसकी डिटेल सारी आ जाती है। अब इसके साथ अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वर्क वीज़ा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होती है। इसकी दो कैटेगरीज, वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं कंपनीज की, ए रेटेड, बी रेटेड। तो उसमें कुछ कंपनीज जो होती हैं वो उस कैटेगरी को फॉल करती हैं और वो आपको एग्जेम्प्ट कर देती हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट साथ लगाने की जरूरत नहीं है, यानी आप एग्जेम्प्ट होते हैं और ये आपके कॉस्ट लेटर पे लिखा होता है, तो आप खुद से वहां से देख सकते हैं। अगर आपके कॉस्ट पे नहीं लिखा हुआ तो फिर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी है। बहुत नॉमिनल सी बैंक स्टेटमेंट होती है, 6 से 10 लाख तक की पीकेआर में आपने पैसे रखने हैं तो देन आपके लिए इनफ होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट। लेकिन क्राइटेरिया 28 डेज आपके वो मेच्योर होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। तो आपकी जब ये सारा प्रोसेस कॉस्ट आ गया आपके पास, तो देन आप अब इस स्टेज पे हैं कि अब आप वीज़ा फाइल करें। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, क्या हमें जो है वो जितने कैंडिडेट हैं उनके हवाले से कितनी कितनी पे करनी पड़ेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस 1035 पाउंड पर ईयर पर पर्सन होती है। अगर आपका वीज़ा 5 साल का है तो आप इसको डिवाइड कर लें, ये ऑलमोस्ट 5000 कुछ बनेगी। अगर आपका वीज़ा 3 साल का है तो ये उस हज़ार से 3100 वगैरह पाउंड बनेगी, 3200। तो बेसिकली ये आपने इसको देखना है। तो ये आपकी इंश्योरेंस है। सिर्फ एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं पे करनी पड़ती और वो है हेल्थ एंड केयर वर्कर का वीज़ा। तो उस वीज़ा पे अगर आप जाते हैं तो आप उसकी ये इंश्योरेंस फी जो है वो उसकी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसमें अब डिपेंडेंट लेके साथ नहीं जा सकते आप। तो लोग उस वीज़ा पे कम जाते हैं या कोई सिंगल पर्सन जाता है तो वो उसको सिर्फ वीज़ा फी पे करनी पड़ती है, वो भी कम होती है, नॉमिनल सी होती है। इसी तरह से अगर आप इसके अलावा को कैटेगरी में जाते हैं तो देन आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी 1035 पर ईयर पर पर्सन पे करनी पड़ती है, साथ जितने डिपेंडेंट जाएंगे वो भी पे करेंगे, और वीज़ा फी भी इनकी जो है वो पे करनी पड़ती है। वो अप टू 700 से लेके 1600 तक डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा कैटेगरी, 3 ईयर और 5 ईयर ये होती है आपकी जो फी है। जब आप वीज़ा फाइल कर देते हैं तो वीज़ा में आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आपका पासपोर्ट, आपकी जो कंपनी है उसका कॉस्ट लेटर जिसको COS कहते हैं वो चाहिए साथ, फिर आपका जो इंटरव्यू हुआ उसकी कोई एविडेंस यानी कोई ईमेल आई तो उसकी ईमेल की आप कॉपी साथ अटैच करें। इसके साथ साथ आपका कोई उसके बाद ईमेल में उन्होंने कंफर्म किया हो, फिर उन्होंने एक जॉब ऑफर लेटर देते हैं कंपनी वाले, वो ऑफर लेटर साइन आपकी एक्सेप्टेंस के साथ वो साथ लगेगा। अगर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपका TB सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, वो आपने साथ अटैच कर देना है। आपका CNIC लग गया तो ये बेसिकली, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो लेटर है IELTS PT जो भी आपने किया होगा तो वो साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपने साथ लगाने हैं, इसके बगैर वीज़ा एप्लीकेशन नहीं फाइल होती। और अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट फाइल के साथ जाते हैं तो आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि कॉस्ट डिले क्यों होते हैं। यानी कॉस्ट डिले होने का मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कंपनी। अभी आजकल भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कॉस्ट विद इन वीक आ रहे हैं, कुछ के अभी भी 2 से 3 महीने हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि आपका कॉस्ट वाकई उस कंपनी या पर्सन ने अप्लाई कर दिया या नहीं किया, या वो सिर्फ आपके साथ टाइम जो है वो गुजार रहा है और उसने वो उस प्रोसेस पे नहीं लेके गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंश्योर करने वाली होती हैं। बाकी जो है वो कॉस्ट जो है वो किसी टाइम पे कम टाइम, किसी टाइम पे ज़्यादा टाइम पे आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका काम है फॉलो अप लेना। अगर आपका कॉस्ट अप्लाइड है, आप उसमें दिखा दिया एविडेंस के UKVI ने ऑफिशियली कॉस्ट इशू करना होता है, आपको असाइन करना होता है, अगर वो मौजूद है तो देन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कंपनीज जिनका ट्रेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड पे उनका कोई इशू आ रहा है, यानी पिछले दिनों एक न्यूज़ ये आई थी कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके जो कॉस्ट पे लोग थे पकड़े गए अदर देन जो कंपनी बेस करती है उसके अलावा सिटी, यानी बर्मिंघम में थी, वो लंदन में पकड़े गए। अब लंदन में ना तो वो कंपनी ना उसका कोई ऑफिस है, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, जॉब भी कोई और कर रहे थे। यानी कोई फॉर एग्जांपल आप होटल की जॉब पे गए हुए थे, आप वहाँ पे जो है वो ब्रिकलेयर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको पकड़ा और फिर उसको पकड़ने के बाद उन्होंने उस कंपनी को रेड लिस्ट में शामिल किया और उसके जितने कॉस्ट अप्लाई हुए थे सबको होल्ड कर लिया। अब उन्हीं के कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारे कॉस्ट नहीं आ रहे। तो बाद में जब पता चला, मैंने कहा भाई आपकी तो कंपनी उस लिस्ट में चली गई है जिसकी अभी वो स्क्रूटनी करेंगे, वो देखेंगे कितने कॉस्ट इशू हुए, कैसे हुए उनको, यानी और स्क्रूटनाइज करेंगे, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट डिले होते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको जहन में रखना होता है। बाकी जो UK का वर्क परमिट है उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी होगी, सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हैं। फिर भी अगर आप कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप हमें कांटेक्ट करके, हमें मैसेज करके हमें इस हवाले से फर्दर पूछ सकते हैं अपनी क्यूरी के हवाले से। थैंक यू सो मच।